प्रधानमंत्री मोदी इन वैज्ञानिकों से मिलते दिखाई दे रहे हैं, इसरो के चेयरमैन और दूसरे जो सभी वैज्ञानिक हैं यहाँ पे। कई वैज्ञानिकों ने इनमें, जैसा मैं बार बार बता रहा था, हम लोग बता रहे थे निहाल और हम कि 1000 से ज़्यादा यहाँ वैज्ञानिकों ने काम किया है और सबका बहुत ही अथक परिश्रम किया है। कोविड के समय से ये शुरू हुआ था जिसमें, और उसके बाद से लगातार ये वैज्ञानिक लगे रहे। डॉक्टर एस सोमनाथ है चेयरमैन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष। इसके अलावा डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर एस हैं जो निदेशक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। इसके अलावा वीरामुथी वेल पी हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं चंद्रयान-3 मिशन के। महिलाएं भी हैं इसमें, सुश्री कल्पना है डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान-3 की हैं वो। इसके अलावा सुश्री एम वनीता हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं युवा राव सैटेलाइट सेंटर की, और कई सारे एम शंकरन हैं और 1000 वैज्ञानिक हैं। और कई सारे, मैं मध्य प्रदेश से हमारे सहयोगी ने अनुराग ने स्टोरीज भेजी कि कई वैज्ञानिकों ने वहाँ पे काम किया। मैं गाजियाबाद में जानता हूँ, गाजियाबाद जैसे मेरे बच्चे के स्कूल में एक वैज्ञानिक वहाँ से निकली हैं, उनकी उस स्कूल में काफ़ी तस्वीरें छापी जा रही हैं, बताया जा रहा है। तो पूरे देश के वैज्ञानिक इस तरह से जुड़े रहे और पीएम मोदी इंडिविजुअली निजी तौर पर सबसे मिल रहे हैं, सारे वैज्ञानिकों के साथ तस्वीरें ली जा रही हैं। और ये जो पूरा एक जो समूह है वैज्ञानिकों का जिन्होंने अथक परिश्रम किया है, वेल डिजर्व्ड इनका जो एकम्प्लिशमेंट है उसको पीएम मोदी सराह रहे हैं। और बहुत बड़ी कामयाबी तो है ही, ये सबको एहसास है, पूरी दुनिया भर में इसकी खबरें चली हैं, छपी हैं। भारत का रुतबा जो स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट में जो भारत की जो जगह है वो एक अलग बनी है। और मतलब जो एक एलीट ग्रुप है 4 देशों का जहां पे चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, उसमें भी सबसे अव्वल एक तरह से जगह बनाई है भारत ने साउथ पोल पर जाके। और बहुत डिफिकल्ट मिशन है क्योंकि सिर्फ इसलिए, अदरवाइज सारी कंट्रीज वहां पे ट्राई कर सकती थी। बहुत क्रेटर्स हैं, स्पेस हैं, जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि जैसे देश में जो दुनिया में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंचा, करीब 1-1.5 किलोमीटर ऊंचा एलिप्सन है वहां पे जो सबसे ऊंचा शिखर है। तो कई सारी वहां चुनौतियां हैं और इसलिए जो माना जा रहा था कि जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी वो बहुत ही अपने आप में कमाल की बात होगी। क्योंकि और जैसा सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाले हैं भारतीय विज्ञान के लिए। जो पीएम मोदी ने उतरते ही जो कहा, जय जवान जय किसान के साथ जो नारा जोड़ा, जय विज्ञान जय अनुसंधान, वहाँ पे कई सारे बच्चे आए हुए हैं। और ये फ्यूचरिस्टिक एक है कि कई सारे बच्चे जो हैं, अब इसरो की जो इतनी बड़ी ब्रांडिंग हुई है, मैं कई बच्चों से मेरी बातचीत हुई तो अचानक जब आप देखें वर्ल्ड कप क्रिकेट होता है तो कई जो बच्चे हैं वो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बैडमिंटन की बात होती है तो पीवी सिंधु बनना चाहते हैं। अब कई बच्चों से आप बात करें तो वो कहते हैं कि इसरो जाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में जो एक जो जैसा मैं कह रहा था वेल डिजर्व ब्रांडिंग है, वो इसरो को शायद इतनी बड़ी ख्याति पहले कभी नहीं मिली। और दुनिया भर में भारत का और इसरो का ये पहुंचा है वहाँ पे। पीएम मोदी वैज्ञानिकों से निजी तौर पर छोटी छोटी जो बातें हैं, जो ये पीएम मोदी की ये आदत है निजी तौर पर जाकर हर छोटी बड़ी माइक्रो लेवल पे उसको जानने की कोशिश करते हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में इसरो के वैज्ञानिक जो हैं उनको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये लॉन्च हुआ। और पीएम मोदी के साथ ये वैज्ञानिक अभी करीब 1 घंटे का ये यहाँ पे ये कार्यक्रम है, यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाई वो हम सब ने देखी हैं। इसके अलावा निजी तौर पर सारे वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, जो उनके जो क्राफ्ट है उसके बारे में समझ रहे हैं। और निहाल, आप शायद इन तस्वीरों को अगर कहीं किसी अपने फ़ोन पे या देख पा रहे हो तो मैं सिर्फ वो आपको बता दे रहा हूँ कि पीएम मोदी सभी वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, डॉक्टर सोमनाथ और जो तमाम वैज्ञानिक हैं उन सभी से, डॉक्टर शंकरन, इन सब से मिल रहे हैं। और जो स्पेस सेंटर है, जो इसरो का जो वहाँ पे हर एक चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा आप बता रहे थे कि 1 घंटे का कहीं यहाँ पे कार्यक्रम है निहाल।
जी बिल्कुल, 1 घंटे का कार्यक्रम है और इसके बाद वो संबोधित भी करेंगे, जो वैज्ञानिक हैं उन सबों को उनको बधाई देंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि वो अपने आप को रोक नहीं सके, इसीलिए दिल्ली जाने से पहले उन्होंने बेंगलुरु का रुख किया। 2 दिन पहले जब मैं इंटरव्यू कर रहा था एस सोमनाथ साहब का, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, तब उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि क्या ये चंद्रयान सीरीज़ का चंद्रयान 3 आखिरी चंद्रयान है या इसके बाद भी चंद्रयान भेजे जाएंगे। तो इसरो प्रमुख ने यह कहा था कि चांद पर ये चंद्रयान 3 क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर पाता है, कितना एक्सप्लोर कर पाता है, इस पर यह निर्भर करेगा। अगर कुछ जानकारी, बड़ी जानकारी आती है वहाँ से जिसकी उम्मीद की जा रही है, तो अगर तब फिर शायद इसकी ज़रूरत भी पड़े कि अगला मिशन भी चांद पे भेजा जाए। तो एक संभावना उन्होंने ये बताई है कि यह आखिरी चंद्रयान नहीं होगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि फिलहाल एक बातचीत चल रही है भारत और जापान के बीच, जिसमें भारत का लैंडर होगा, जापान का रॉकेट और रोवर होगा। ये दूसरी बात कही है। और एक उत्सुकता और चंद्रयान के साथ जुड़ी हुई थी कि चूंकि पृथ्वी का जो एक दिन होता है वो चांद के 14 दिनों के बराबर होता है, तो ये जो मिशन है चंद्रयान 3 वो 14 दिनों के लिए काम करेगा, इसलिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और इन 14 दिनों में वो तमाम जानकारी इकट्ठा करेगा जिसके लिए इसे, जिस मकसद से उसको भेजा गया। पहला मकसद तो था सॉफ्ट लैंडिंग का, वो भी साउथ पोल पर सफलतापूर्वक चंद्रयान ने हासिल किया। बल्कि इतना ज़्यादा ही ये आसान लग रहा था, इतना जटिल एक मिशन जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, हैरत में डाल दिया। तो पहला तो यह, दूसरा है कि 14 दिनों तक अनुसंधान करेगा। इसके बाद सवाल ये उठा कि जब 14 दिनों के दिन के बाद जब 14 रातें होंगी, जब तापमान चांद का -180 डिग्री से 230 डिग्री होगा, उस वक्त क्या होगा? ये एक बड़ी उत्सुकता थी। और ये सवाल मेरा नहीं था, मैं आपको आज बता दूं कि जब चंद्रयान लॉन्च हुआ और जब हम लोगों से मिलते थे तो हर जगह, चाहे वो बाजार हो या जानने वाले हो, सब ये पूछते थे कि 14 दिनों के बाद क्या होगा। तो अगले दिन, जिस दिन चंद्रयान यहाँ लॉन्च हुआ था और सॉफ्ट लैंडिंग, उसके दूसरे दिन जब मैं सोमनाथ साहब का इंटरव्यू कर रहा था तो ये सवाल उनसे पूछा मैंने कि क्या होगा। तो सोमनाथ साहब का ये कहना था कि उसमें एक विशेष टाइम प्रोग्राम किया गया है। उस प्रोग्राम के तहत रोवर और लैंडर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया जाएगा। 14 दिनों के बाद जब तापमान बिल्कुल गिर जाएगा रात के वक्त, और तब उसके रिवाइवल के लिए एक दूसरा मैकेनिज्म भी उसमें डाला गया है। और इसलिए उनको ये उम्मीद है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 14 दिनों के बाद अपने स्लीप मोड से जागेगा, रीएक्टिवेट होगा और भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा कर पाएगा। तो ये एक नई जानकारी उन्होंने दी थी। साथ साथ ये भी कहा था कि ये चंद्रयान 3 कितनी जानकारी इकट्ठा कर पाता है, कितनी ठोस जानकारियां हमें मिल पाती हैं, और जिस मकसद से भेजा गया है उससे कहीं ज़्यादा अगर मान लीजिए और जानकारी इकट्ठा होती है, उसके बाद ये तय होगा कि चंद्रयान 4 भेजा जाना है या नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो दूसरे मिशन हैं वो अपने तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से चलेंगे। रॉकेट्स श्रीहरिकोटा पहुंच चुके हैं दूसरे मिशंस के लिए, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे सोमनाथ साहब, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, जो वैज्ञानिक आसपास में जानकारी आपने दी है। निहाल 2-3 बेहद अहम जानकारी आपने दी है, जो आपने डॉक्टर सोमनाथ से बातचीत की और बताया कि ये स्लीप मोड में चला जाएगा। और 14 दिन, हम सब जानते हैं कि भारत का एक दिन 14 दिन, चंद्रमा का एक दिन यहाँ 14 दिन के बराबर है, और वो सोलर पैनल से चलता है, इसलिए 14 दिन रहेगा, बाद में स्लीप मोड में चला जाएगा। ये बहुत अहम जानकारी दी है। केवल निहाल, आपकी बात में सिर्फ एक बात और जोड़ना चाह रहा हूं कि चंद्रयान 3 मिशन इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है। वो एक एरोस्पेस इंजीनियर रहे हैं एम सोमनाथ, और उस रॉकेट डिजाइन में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की है, जिसमें चंद्रयान 3 को उसकी कक्षा में पहुंचाया गया है। ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, वो प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के छात्र रहे हैं, वो संस्कृत के भी जानकार रहे हैं, और एक उन्होंने यानम नाम की एक संस्कृत की एक फिल्म बनी थी, उसमें अभिनय भी उन्होंने किया था।